Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik and we are studying the course Operations Research, what we call the OR in short. आज OR का फोर्थ लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहले तीन लेक्चर्स में लेट मी रिकॉल यू समथिंग. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द कोर्स कंटेंट्स. मैंने फिर आपको बताया था बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो मैंने आपको बताई थी. फिर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स क्या होते हैं, वो मॉडल्स जो हैं हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स में डिस्कस किए थे टिल द थर्ड लेक्चर. और थर्ड लेक्चर में ग्राफिकल सोल्यूशन जो है ना OR प्रॉब्लम्स का एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिया गया है और उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना आपने. इन अदर वर्ड यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंस्ट्रेंट. ये हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन से विद द प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विच हैव 2 वेरिएबल्स एंड डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, 3 कंस्ट्रेंट थे, 4 कंस्ट्रेंट थे, इस तरह की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी. इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मैंने रेडी मिक्स प्रॉब्लम के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको कहा था कि आप कीजिएगा खुद से. और मैंने ग्लास कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम कंसीडर किया था उसको मैंने ग्राफिकली जो है वो सॉल्व किया था. और मैंने एट द एंड ऑफ द थर्ड लेक्चर मैंने कहा था कि रेडी मिक्स प्रॉब्लम जो हमने फॉर्मुलेट किया था फ्रॉम सर्टेन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम सर्टेन गिवन डाटा, उस प्रॉब्लम को मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. खुद से आप ग्राफिकली जो है उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन करने की कोशिश करें. मैं उम्मीद करता हूं, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी कहा था कि एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई. जब आप ट्राई करते हैं तो आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ में लैक कर रहे हैं, आप कहाँ पे स्टॉप हुए हैं. वो स्टॉप पे आप गैस कर सकते हैं एंड देन सडनली टुडे आई विल सॉल्व द रेडी मिक्स प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल सोल्यूशन. तो आप अपनी वर्किंग और मेरी वर्किंग जो मैं सॉल्यूशन प्रपोज करूंगा उसको देख के आप कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि ये मेरी मिस्टेक थी, दैट वाज द रॉन्ग लाइन विच आई हैव अडॉप्टेड. इसको मुझे नेक्स्ट फ्यूचर प्रॉब्लम्स में इस तरह की कोई गलती मैंने नहीं करनी है. और इंसान जो है एक्सपीरियंस से ही लर्न करता है. तो आई होप कि आप OR की टर्मिनोलॉजीज जो मैंने पहले 3 लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस की हैं उससे फेमिलियर होंगे. फॉर एग्जांपल कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपको बता देता हूं और रिकॉल करवा देता हूं कि हमने डिसीजन वेरिएबल्स पढ़े थे कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताया था कि OR प्रॉब्लम्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है. फिर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. कंस्ट्रेंट्स ऑलवेज कम फ्रॉम द रियल वर्ल्ड लिमिटेशंस. हर प्रॉब्लम की, रियल वर्ल्ड फिजिकल प्रॉब्लम की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं. कुछ ना कुछ हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. हर प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव में बी समथिंग एल्स फॉर वन पर्सन, मे बी समथिंग एल्स फॉर अनदर पर्सन. ठीक है, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हमने डिफाइन की थी. हमने कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल सोल्यूशन, इनफैक्ट पहले हमने फिजिबल सोल्यूशन डिफाइन किया था, उसके बाद फिर हमने कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशंस डिफाइन किए थे, फिर फिजिबल रीजन डिफाइन किया था. फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर आपको एक OR प्रॉब्लम दिया गया है और उसके डिसीजन वेरिएबल्स के सर्टेन वैल्यूज दी गई हैं तो क्या वो सॉल्यूशन जो सर्टेन वैल्यूज, रियल नंबर्स डिसीजन वेरिएबल के दिए गए हैं, वो एक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है फॉर अ गिवन OR प्रॉब्लम. ठीक है, इसको चेक करने का क्या तरीका था कि हम वो रियल वैल्यूज जो हैं जो कि डिसीजन वेरिएबल की हमें दी गई होती थी वो हम OR प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन तमाम कंस्ट्रेंट्स में वैल्यूज डाल देते हैं. इफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड देन वी से दैट दिस इज अ फिजिबल सॉल्यूशन. एंड वी हैव सीन दैट देयर आर इन्फिनिट मैनी फिजिबल सॉल्यूशंस फॉर अ सर्टेन OR प्रॉब्लम. उन सब में से बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन जो है उसका नाम हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो रखा था. मैं ये वैसे ही आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि आप आज के लेक्चर में आप कंफर्टेबल फील करें. अगर आपने पिछले लेक्चर को कवर नहीं किया या फिर खुद से स्टडी नहीं किया, जस्ट रिकॉलिंग यू सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज. आज फोर्थ लेक्चर में पहला काम तो हम ये करेंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है उसको हम एक रेडी मिक्स प्रॉब्लम के लिए भी करेंगे और लास्ट थर्ड लेक्चर में
मैंने ग्राफिकल सोल्यूशन से ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला था, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैक्सिमाइज किया जाए फंक्शन को, वट एवर दैट फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग। इनफैक्ट इन द लास्ट लेक्चर वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, ग्लास कंपनी का प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट as much as possible within the satisfaction of the constraints। ठीक है, अब आज पहला तो प्रॉब्लम मैं रेडीमिक्स वाला करूंगा एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, देन मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन से 2 वेरिएबल्स वाले ओआर प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमाइज के नहीं है, मिनिमाइज के हैं, उनको भी सॉल्व करूंगा, सो दैट यू विल लर्न बोथ टेक्निक्स। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का, चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करने का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करने का हो, दोनों जो है वो आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर मैं इवैल्यूएशन में किसी किस्म का भी क्वेश्चन पूछूं 2 वेरिएबल्स का विद ग्राफिकल सॉल्यूशन, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम लेट्स फॉर्मली स्टार्ट आवर 4th लेक्चर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। तो टुडे वी आर हैविंग द 4th लेक्चर। ये स्लाइड जो है ये मैंने पिछले लेक्चर से ही ली गई है, जिसमें ये हमने फिजिबल रीजन एक दिखाया गया है, अ कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन। ये स्लाइड जो है मैंने पिछले लेक्चर से ही पिक की है, और इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं चाहता था कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आपको रिकॉल करवा दूं। ये हमारा फिजिबल रीजन था। फिजिबल रीजन मैं आपको बता देता हूं, फिजिबल रीजन कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर फिजिबल फॉर द सर्टन ओआर प्रॉब्लम। क्या मतलब है कि फिजिबल क्या है कि तमाम के तमाम कंस्ट्रेंट को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमारा पिछले प्रॉब्लम का रीजन था, फिजिबल रीजन, और इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स थे। कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन हमने डिफाइन किया था, इज अ सोल्यूशन दैट लाइज एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन। फॉर एग्जांपल कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है, 40 है, 43 है, 26 है एंड 06 है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशंस ये मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर तो आपके ओआर प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा, या अगर यूनिक है तो वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट होगा। अगर इन्फिनिट मैनी और मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं तो वो 2 कॉर्नर पॉइंट से पास करने वाली लाइन होगी। अगर आपके ओआर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ बिग इफ योर ओआर प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, और पिछले लेक्चर में हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी थी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रॉब्लम का, या फिर सॉल्यूशन अनबाउंडेड है जो कि रियलिस्टिक था ही नहीं। So consider any linear programming problem with feasible solutions and bounded feasible region। इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि बाउंडेड रीजन होना चाहिए। The problem must possesses corner point feasible solutions and at least one optimal solution। कम से कम एक optimal solution हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा ये भी हो सकता है कि मल्टीपल optimal solution आपके पास हो, और इनफैक्ट infinite many solutions आपके पास हो। Furthermore, the best corner point feasible solution must be an optimal solution। Best corner point feasible solution must be an optimal solution, यही मैंने आपको बताया। Thus, if a problem has exactly one optimal solution, unique solution, it must be a corner point feasible solution। corner point ही होगा अगर सिर्फ एक unique solution है। ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स की जो आइडिया होगा ओआर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो आइडिया इसी पे बेस करता होगा कि इफ आवर solution of the OR problem exists, that solution will be at the corner point। ये बेसिक आइडिया होगा for constructing the simplex method और सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे 5th या 6th लेक्चर में। ठीक है, तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, एंड जस्ट टू रियलाइज यू पीपल दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू
रिमेंबर इट और यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. इनफैक्ट रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिक है, इट्स अ लॉजिक कि अगर फिजिबल कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन बेस्ट जो है, इफ योर प्रॉब्लम हैज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन देन दैट ऑप्टिमल सोल्यूशन मस्ट बी द कॉर्नर पॉइंट. बिफोर आई सॉल्व द प्रॉब्लम लेट्स डू सम प्रिलिमिनरी केसेस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, एग्जांपल्स की थी. डिटरमिन द फिजिबल स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट. अब इसमें फर्स्ट के लिए अगर मैं स्पेस बनाना चाहूं, ये मेरा x1 एक्सिस है, ये मेरा x2 एक्सिस है, ठीक है. अब फर्स्ट इक्वेशन मेरी है -3. मैंने थर्ड लेक्चर में भी आपको बताया था कि वी विल फर्स्ट प्लॉट द स्ट्रेट लाइन x2 = 6. अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट वाला रीजन होगा, कंप्लीट रीजन. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन के राइट वाला जो है रीजन होगा, ठीक है. अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैंने प्लॉट करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था x2 = 0 नहीं, आपके पास x1 क्या आ रहा है, -2 आ रहा है. इसका मतलब -2 0 जो है दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. यहां पे अगर मैं स्केल करूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस विल बी -1, दिस विल बी -2. तो -2 0 ये पॉइंट जो है मेरा स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे. सिमिलरली आई नीड अनदर पॉइंट, आई पुट x1 = 0. So I am having x2 = 6. If I divide this 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this point, these 2 points are on the line. So I will join these 2 points. So this is the straight line. Now our constraint is saying that -3x1 plus x2 less than or equal to 6. अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है. अब लेस देन इक्वल टू पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन दिस रीजन, लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन. अब ये पॉजिटिव एक्सिस ये भी आ रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है, और बाकी एक्स एक्सिस से इस तरफ ये सारा नेगेटिव रीजन है, नेगेटिव. यहाँ पे x1 जो है वो नेगेटिव है. अब दूसरा कंस्ट्रेंट एक और में दिया गया है कि x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव. x1 > 0 ये है माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज ऑल. x2 > 0 ये भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. इस x2 = 0 इनफैक्ट y एक्सिस बनता है. तो इन सब का इंटरसेक्शन जो है, जो कि ये रीजन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये रीजन जो है x = 0, ठीक है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो मैं लगा रहा हूं, तो इंटरसेक्शन इनका ये रीजन आ रहा है, दिस वन. ये x2 एक्सिस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द रीजन ऑफ आवर फिजिबल रीजन फॉर दीज 2 कंस्ट्रेंट. लेट्स डू द सेकेंड वन. सेकेंड वन के लिए I have to see the equation -2x2 = 5. अब इसके लिए भी 2 पॉइंट्स x2. If I put x2 = 0, I have 5, 0. This point is on the straight line. If I put x1 = 0, I have 0 -5/2. This on the x2 axis. तो मैं सबसे पहले x2 एक्सिस और x1 एक्सिस जो है अपने प्लॉट करता हूं. ये मेरा x1 एक्सिस है, ये मेरा x2 एक्सिस है, ओके. अब 5, 0 पॉइंट, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, हियर आल्सो दिस इज द ओरिजिन. 1, 2, 3, 4 and here 5. This point lies on the line. And -5/2,
दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन के अबव जो है एक्स टू एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, नीचे जो है नेगेटिव वैल्यू होती हैं। अब -5/2 जो है ये क्या बनता है, -2 2s are 4, 2.5. So if I denote this one is -1, this one is -2, this one is -3, then -2.5 will be here at the middle of -2 and -3. So these 2 points are on the line. So I will join these two. So this is the straight line representing this constraint. अब इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है, इस राइट की लेफ्ट लाइन की लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड जो है वो ये है। अगर कंस्ट्रेंट यहां पे हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है दिस इज द रीजन, ये रीजन है आपका कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कंस्ट्रेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कंस्ट्रेंट का बाउंडेड रीजन विद द अदर कंस्ट्रेंट जो है वो निकालना। अब दो दूसरे कंस्ट्रेंट क्या है, x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है, वर्टिकल लाइंस जो मैं बना रहा हूं, और सिमिलरली यहां पे भी होंगी, ठीक है। x2 ग्रेटर देन 0 वो ये तमाम लाइंस बन रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन सब का इंटरसेक्शन जो है वो ये वाला रीजन होगा, लाइन के ये एक्स एक्सिस से नीचे नहीं होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर, x1 एक्सिस से ऊपर, और ये जो लाइन है L ये प्लॉट की गई इस लाइन के राइट पे, दिस इज द फिजिबल रीजन। सिमिलरली यू कैन प्लॉट द अदर थर्ड वन, ठीक है। मैंने दो एक्सप्लेन कर दी हैं, आप तीसरी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट थर्ड लेक्चर में हमने इसी तरह ग्राफ जो है वो प्लॉट किया था। जस्ट आपको चाह रहा हूं मैं कि अगर आपको थर्ड लेक्चर में आपने फॉलो नहीं किया तो आप बेसिक से, मैं वंस अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, कि किस तरह कंस्ट्रेंट एक प्लॉट करते हैं और उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा इस तरह होता है, लेट से z इक्वल 0 कर लें तो मेरा x2 इक्वल्स x1 आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज मैंने आइडेंटिफाई करनी है। ये अगर मेरा x1 एक्सिस है और ये मेरा x2 एक्सिस है, देन x2 equals x1, we all know that this is the straight line passing through the origin. ये z equals 0 के लिए है। अब z equals अगर मैं 1 लेता हूं, z equals 1 लेता हूं तो इक्वेशन मेरी बनती है 1 equals x1 minus x2, और इसको मैं लिख सकता हूं x2 equals x1 minus 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी से, और c x इक्वल 0 पुट करें तो c ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। लाइन की स्लोप ये होती है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और ये इंटरसेप्ट ये y इंटरसेप्ट होता है c, ठीक है। इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा ये जो है पैरेलल, ये लाइन जो है जिसको मैं प्लॉट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग डायरेक्शन जो है वो जानना चाहता हूं, तो इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो ये लाइन पैरेलल तो इसी की होगी, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट इस लाइन का L1 जो कि z इक्वल 0 के कॉरस्पॉन्ड ये वाली लाइन थी, इसको अगर मैं L1 कहूं तो पैरेलल इसी लाइन की होगी। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी, दैट्स वाई इसका y प्लस 0 था, y इंटरसेप्ट 0 था। इसका y इंटरसेप्ट -1 है, यहां पे कहीं -1 होगा। ये पॉइंट इस लाइन पे है और पैरेलल इसी के ही होगी, ठीक है। ये इस तरह। अब अगर z इक्वल्स मैं -1 ले लूं, इसका मतलब है z -1 है, तो my equation will become line equation, this equation will become
-1 equals x1 minus x2 and I can write this one x2 equals x1 plus 1. ठीक है, अब मेरा y इंटरसेप्ट जो है ये +1 है, लाइन पैरेलल तो इसी के ही होगी लेकिन पास कहां से करेगी, x2 इक्वल्स 1 से, पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, तो z इक्वल्स -1 के कोरस्पोंड लाइन इस तरफ जा रही है लेकिन z मेरा -1 वैल्यू है उसकी. ठीक है, और z इक्वल्स 1 के कोरस्पोंड, इसका मतलब है कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो है इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये आपने रिकॉग्नाइज करना था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे हम ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट इफ द सॉल्यूशन ऑफ द OR प्रॉब्लम एग्जिस्ट ये हम निकालते थे. ठीक है, लेट्स फॉर्मली स्टार्ट आवर लेक्चर. एग्जांपल, द रेडीमिक्स कंपनी एग्जांपल. ये जस्ट रिकॉल करने के लिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम जो है स्टेट करवाया कि आज के लेक्चर में भी मैं आपको बता दूं कि ये इनफैक्ट प्रॉब्लम था क्या. रेडीमिक्स प्रोड्यूसेस बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट, ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल M1 एंड M2, और एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट की प्रोडक्शन में ये रॉ मटेरियल कितना परसेंटेज यूज होती है, कितना यूनिट्स यूज होते हैं फॉर ईच टन, वो ये टेबल से डिस्क्राइब किया गया. और इसका जब हमने किया था मैथमेटिकल बनाई थी, मैथमेटिकल मॉडल बनाया था, अगर x1 टन हम एक्सटीरियर पेंट लेते हैं और x2 टन्स जो हैं ये इंटीरियर पेंट की प्रोडक्शन जो है डेली प्रोडक्शन सपोज करते हैं, तो हमारे इन दो इक्वेशंस के लिए कंस्ट्रेंट बनते थे लेस देन और इक्वल टू दिस वन, x1 x2 x1 x2, और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनता था, z इक्वल्स, क्योंकि 5x1 प्लस 4x2. और एक और हमारा था कि इनसे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे जो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह निकालने हैं. Also the maximum daily demand for the interior paint is 2 tons. So interior paint के लिए x2 है, x2 less than equal to 2, ये भी constraint हमारा था. Then market survey indicates that the daily demand for the interior paint की demand जो है x2 जो है वो cannot exceed that for the exterior paint more than 1 ton. और ये भी हमने कंस्ट्रेंट को जो है सीखा था कि किस तरह करना है. रेडीमिक्स वांट्स, ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए. लेट्स डू दिस वन बाय ग्राफिकल सॉल्यूशन. अब क्या है कि एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, सॉल्व द रेडीमिक्स प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, मैक्सिमाइज z, x2 ये कंस्ट्रेंट थे, मैंने कंस्ट्रेंट्स को नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, इन सब कंस्ट्रेंट्स को मैं प्लॉट करूंगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंस्ट्रेंट को मैंने प्लॉट करना है तो किस तरह करूंगा, x1 प्लस 4x2 इक्वल्स 24. इस लाइन को मैंने प्लॉट करना है, लाइन को भी मैंने प्लॉट करना आपको सिखाया. x2 में 0 डालूंगा तो x1 4 आ जाएगा, तो 4 0 पॉइंट एक लाइन पे है, इस लाइन पे. सेकंड क्या है, x1 इक्वल 0 डालूं तो x2 इक्वल 6 आता है, सो 0 6 पॉइंट. सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्ड लाइन जो होगी वो 4 0 से और 0 6 से पास कर रही होगी. दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट लाइन. अब ये कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू मैंने कहा था लाइन के लेफ्ट पे होगा. सो द रीजन फॉर फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज इस लाइन के सारा जो लेफ्ट पे रीजन है, ऑल दैट रीजन, और ये एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस फिगर में. सिमिलरली 2 लाइन में प्लॉट करता हूं, 2 लाइन जो है वो इस तरह इन दो पॉइंट से पास करेगी और इसका भी लेस देन और इक्वल टू है, सो रीजन दिस रीजन हो जाएगा. ठीक है, थर्ड कंस्ट्रेंट जो है इसको जब मैं प्लॉट करता हूं तो ये मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट ये वाली स्ट्रेट लाइन आती है और ये भी लेस देन और इक्वल टू है, तो ये मेरा ये वाली लाइन बनेगी. ठीक है,
लास्ट जो हमने एग्जांपल किया है वो इन, और नेक्स्ट जो है ये कंस्ट्रेंट हमने प्लॉट कर लिया, देन x2 लेस देन और इक्वल टू 2 x इक्वल्स 2 ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और लेस देन और इक्वल टू 2 ये सारा रीजन बनेगा आपका, ठीक है। ओके दैट्स फाइन। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हमारा जो फिजिबल रीजन जो है वो ये आ रहा है, ये शेडेड रीजन, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज कंस्ट्रेंट, फिजिबल रीजन ये आ गया। अब हमने क्या देखना है कि फिजिबल रीजन में बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या है, जिसका नाम हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो लिखा हुआ, ठीक है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी z की वैल्यू जो है मैक्सिमम आ रही है, वो ही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम जो है उसके लेट से 100 वेरिएबल्स हों, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से तो वो सबसे पहली बात है पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्लॉट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्लॉट करने से उसको मूव करवाएंगे विद इन आवर फिजिबल रीजन, इंक्रीज करे उसकी वैल्यू, ठीक है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जब मूव करवाएंगे तो हम क्या बनेगा हमारा, हम फिर देखेंगे कि वो लाइन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोरस्पोंड वो हमारे रीजन को किस पॉइंट पे लीव करती है, और उस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। और मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया कि अगर आपके प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ओआर प्रॉब्लम का, तो वो कॉर्नर पॉइंट ही होगा, और इस एग्जांपल में हम देखेंगे भी कि वो कॉर्नर पॉइंट ही आएगा। तो z की डायरेक्शन, ये फिजिबल रीजन जरा इस फिगर में दोबारा मैंने प्लॉट किया है, ये कॉर्नर पॉइंट्स दिखाए गए हैं। अब इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ z जो है उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लॉट की है, और z इक्वल्स 10 लेके की गई है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी बनती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। इनफैक्ट किस तरह हम कर रहे हैं, 10 इक्वल्स 5x1 प्लस 4x2 ये कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली वो स्ट्रेट लाइन ये आती है z इक्वल्स 10 के कोरस्पॉन्ड, ठीक है। अब z इक्वल्स 15 के कोरस्पॉन्ड स्ट्रेट लाइन जो है वो ये आएगी, ठीक है। z इक्वल्स 21 भी मैंने लिया हुआ है, 21 के कोरस्पॉन्ड आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आती है। तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस वन। अब इस लाइन को मैं मूव करता जाता हूं, ये लाइन जो है ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम जो है कट करती है फिजिबल रीजन को। उसके बाद अगर इस पॉइंट पे विच इज कोरस्पॉन्ड टू z इक्वल्स 21, इसके बाद 21 के बाद अगर मैं कोई भी 22 लूंगा तो लाइन जो है फिजिबल रीजन में को कहीं से भी कट नहीं करेगी, पास नहीं करेगी, तो मेरा सोल्यूशन जो होगा वो फिजिबल होगा ही नहीं। यानी कि अगर z इक्वल्स इस z की वैल्यू से बड़ी मैं ले लूं z की वैल्यू, तो लाइन ये लाइन होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन ही है, इसने इसी तरह रहना है। और बड़ी वैल्यू ले लूंगा ये। अब फिजिबल रीजन कंस्ट्रेंट जो है, तमाम कंस्ट्रेंट इन तमाम पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो कि ये शेडेड रीजन है। जितने भी कंस्ट्रेंट हमारे रेडिमिक्स प्रॉब्लम में हैं, ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर वेरीफाइड फॉर ऑल द पॉइंट्स इन दिस शेडेड रीजन, इंक्लूडिंग दीज कॉर्नर पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन, द बाउंड्री ऑल्सो इंक्लूडेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अब ये पॉइंट किसके कोरस्पॉन्ड है, ये कंस्ट्रेंट 2 के
दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट 2 एंड कंस्ट्रेंट 1। कंस्ट्रेंट 1 और कंस्ट्रेंट 2 का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये अलजेब्राइकली भी हम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे 6x1 सॉल्व 6x1 प्लस 4x2 इक्वल्स 24 एंड x1 प्लस 2x2 इक्वल्स 6। लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं कंस्ट्रेंट 2 हमारा क्या है, x1 प्लस 2x2 इक्वल 6 एंड कंस्ट्रेंट 1 क्या है हमारा 6x1, जो कि ये इक्वेशंस हैं। सो आई कैन ऑल्सो ऑब्टेन दिस ऑप्टिमल पॉइंट which was the intersection of these two constraints whose equations are this one। इनको भी algebraically भी हम कर सकते हैं ना algebraically। For example, let me show you 2x2 system of linear equation को solve करना तो आपको आता है ना x1 plus 4x2 equals 24। इसको solve करना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2x1 प्लस 4x2 दैट इज व्हाट वी कॉल द एलिमिनेशन मेथड। 12 एलिमिनेट कर रहा हूं मैं एक वेरिएबल को, तो ये वेरिएबल मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। आई विल हैव 8x1 इक्वल्स दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस। इन फैक्ट आई विल हैव 4x1 equals 12 and x1 will become 12 by 4 which is 3। x1 का देखें ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट जो x1 3 टर्न्स ही है। अब x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई किसी एक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल पुट इन इक्वेशन 1 में डाल दें 2x2 will be equals 6 minus 3, x2 will be 3 by 2 which is 1.5। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि हम ऑब्जर्व करें फ्रॉम द ग्राफ कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस कॉर्नर पॉइंट पे कट कर रहा है, और उसके बाद वो अगर लाइन हम z की वैल्यू बढ़ाएं तो वो फिजिबल रीजन से बाहर चला जाए। वो कॉर्नर पॉइंट हम देखेंगे कि ये कौन से दो कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन है। वो कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट वो आ जाएगा विच इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द ओआर प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ऑफ अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। लास्ट 2 प्रॉब्लम्स जो हमने की हैं वो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था कि मैक्सिमाइज हमने करना था, प्रॉफिट था। दोनों जो प्रॉब्लम्स थे ग्लास कंपनी के लिए भी वो भी प्रॉफिट था, और ये जो है रेडीमिक्स कंपनी के लिए भी ऑयल पेंट्स जो बनाते थे उनके लिए भी प्रॉफिट ही था, उसको मैक्सिमाइज करना था। अब ये जो है ये एक डाइट प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है विच इज द मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्टन थिंग्स, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल ओजैक फॉर्म्स हैं इनके, उन वहां पे डिफरेंट एनिमल्स फॉर्म्स में, जाहिर बात है एनिमल्स ही रखते हैं हम, और खुद भी कभी कभी जाते हैं फॉर्म्स पे वीकेंड्स पे या फिर अपनी वेकेशंस स्पेंड करने के लिए। ओजैक फॉर्म्स यूजेस एटलीस्ट 800 पाउंड ऑफ स्पेशल फीड डेली। 800 पाउंड्स जो है वो स्पेशल फीड डेली जो है वो यूज करते हैं। द स्पेशल फीड इज अ मिक्सचर ऑफ कॉर्न एंड सोयाबीन विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। ये कंपोजिशन है, 1 पाउंड ऑफ स्पेशल फीड स्टफ को कंस्ट्रक्ट करने में हमारे पास इतने प्रोटीन फाइबर, कॉर्न में इतने % प्रोटीन हमें देता है अगर हम कॉर्न मिक्स करते हैं। उस एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम एक मील बना रहे हैं मिक्स करके, किस किस को मिक्स करके, कॉर्न को और सोयाबीन मील को, और हमारी जो खाना है जो हम बना रहे हैं मिक्स करके, ठीक है, एनिमल्स के लिए, उसमें प्रोटीन और फाइबर जरूर होना चाहिए। अब कॉर्न जो है ये कितने % प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ये 0.09%।
फाइबर कितने परसेंट, इतना, और कॉस्ट कॉर्न की क्या है, $0.30 पर पाउंड। सोयाबीन कितना करता है, 0.60% इसकी है। 0.06 जो है फाइबर ऑब्टेन करता है, प्रोवाइड करता है यूजर को, और इसकी कॉस्ट क्या है, 0.90। द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेशल फीड आर एटलीस्ट 30%। अब डाइटिशियन जो है, वेटनरी डॉक्टर जो है, उसने हमें ये सजेस्ट किया है कि आपकी डाइट जो होनी चाहिए उसमें कम से कम 30% प्रोटीन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.3% जो भी आप खाना एनिमल्स को दे रहे हैं उसमें प्रोटीन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एंड एट मोस्ट 5% फाइबर, और ज्यादा से ज्यादा 5% फाइबर होना चाहिए। अब ये देखें, एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा है प्रोटीन के लिए, एट मोस्ट वर्ड यूज हो रहा है फाइबर के लिए, और इसी को हम ट्रांसलेट करेंगे मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए। ओज़ेक फार्म्स विशेस टू डिटरमिन द डेली मिनिमम कॉस्ट फीड मिक्स। अब ये कंस्ट्रेंट्स ज़हन में रखते हुए और ये डाटा ज़हन में रखते हुए हमने कॉस्ट ऑफ मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ द दिस स्पेशल फीड जो है इसको मिनिमाइज करना। सो ये प्रॉब्लम चेंज हो गया। पहले दोनों प्रॉब्लम जो थे वो मैक्सिमाइज के थे, ये प्रॉब्लम जो है ये मिनिमाइजेशन का है, हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो सबसे पहले हम डिसीजन वेरिएबल्स करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो फीड जो हम बना रहे हैं, स्पेशल फीड जो है वो हमारी बन रही है किससे, कॉर्न से और सोयाबीन से। ये सोयाबीन, ठीक है। तो हमारे ये क्वांटिटी ऑफ द कॉर्न एंड क्वांटिटी ऑफ द सोयाबीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फीड इज द डिसीजन वेरिएबल के कितनी कितनी क्वांटिटी की जाए। अब इस ये टेबल जो है ये मैं बता रहा है कि प्रोटीन कितने % होगी अगर कॉर्न हम यूज करते हैं, उसमें फाइबर कितना % वो देगा, और अल्टीमेटली कॉस्ट क्या है इसकी कॉर्न की, ठीक है। तो सोल्यूशन में द डिसीजन वेरिएबल मैंने क्या कहा है कि लेट्स वी यूज x1 pound of the corn in daily mix and x2 pound of the soybean meal in the daily mix. Then objective is cost। अगर x1 मैं कर रहा हूं तो cost of using the corn ये क्या बनेगी, 0.3 into x1, ये cost हो गई कॉर्न यूज करने की डेली। और अगर मैं x2 पाउंड्स यूज कर रहा हूं सोयाबीन मील की तो इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, 0.90 x2। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियसली इन दोनों का सम। सो माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस वन, z equals 0.3 x1 plus 0.9 x2 एंड आई हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, क्योंकि यही मुझे ऑब्जेक्टिव बताया गया कि डेली मिनिमम कॉस्ट ऑफ फीड मिक्स, ये मैंने करना है। The dietary requirements of the special feed are at least 30% protein and at most 5% of fiber। इसका मतलब है कि फीड हमारी जो है वो डेली फीड हमारी, अगर x1 पाउंड्स हम कॉर्न यूज कर रहे हैं और x2 पाउंड्स जो हैं वो सोयाबीन यूज कर रहे हैं, तो हमारी डेली फीड कितनी होगी टोटल, वो x1 प्लस x2, क्योंकि हम फीड इसी से मिक्स करके बना रहे हैं। ये x1 प्लस x2 ये टोटल फीड हो गई हमारी। अब अगर x1 कॉर्न मैं यूज करता हूं तो इसमें प्रोटीन कितनी होगी, ये मुझे टेबल दिया गया 0.09 इंटू x1। इसमें फाइबर कितना होगा अगर x1 मैं यूज करता हूं, 0.02 x1, ये फाइबर होगा, ठीक है। सिमिलरली सोयाबीन अगर मैं x2 पाउंड यूज करता हूं फॉर मेकिंग द फीड, ये x2 पाउंड जो है प्रोटीन कितना प्रोवाइड करेंगे, 0.60 इंटू x2। फाइबर कितना क्रिएट करेंगे, 0.06 इंटू x2। अब क्या है कि ये कंस्ट्रेंट जो मुझे डाइटिशियन ने बताया है कि डाइट जो है उसमें एटलीस्ट 30% प्रोटीन होनी चाहिए और 5% फाइबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
कि 0.9x1 प्लस 0.6 the contribution of the proteins should be greater than or equal to 30% of the total feed we are making. ठीक है? So this condition leads to this constraint. अगर मैं x1 टन यूज कर रहा हूं कॉर्न का, x2 टन यूज कर रहा हूं सोयाबीन का, तो मेरी टोटल डाइट में कम से कम 30% होनी चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन का कितना शेयर हो जाएगा इसमें? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x1 प्लस x2। मेरी इस डाइट में इतने परसेंट, कम से कम इतने परसेंट प्रोटीन जरूर होनी चाहिए, जो कि 0.3 इंटू x1 प्लस x2 है। अब इनफैक्ट अगर x1 और x2 टन्स हम कॉर्न और सोयाबीन मील का यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग दिस वन, तो हमारा जो है प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, वो ये है 0.09x1 प्लस 0.60x2। अब इन दोनों का ऐड करें तो प्रोटीन की क्वांटिटी वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकती है। सो आई विल हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन हेयर, एंड अल्टीमेटली इफ आई सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ये मेरा कंस्ट्रेंट जो है अल्टीमेटली ये कंस्ट्रेंट बनता है। ये किस तरह बन रहा है? ये 0.3x1, इसको मैं 0.09x1 को इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये 0.3 माइनस 0.09 इंटू x1 ये बन जाएगा, विच इज इक्वल्स 0.21x1। यहाँ पे ये 0.21। सिमिलरली ये 0.3x2 माइनस 0.6, ये माइनस 0.3x2 लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा। मैंने अपना कंस्ट्रेंट जो है लेस देन और इक्वल टू में फिर जो है लिख लिया। ठीक है? सिमिलरली अब ये एट मोस्ट फाइबर 5% होना चाहिए। अब अगर x1 पाउंड्स मैं यूज कर रहा हूं कॉर्न का, तो फाइबर की कंट्रीब्यूशन x1 पाउंड्स की ये है, सोयाबीन मील की कंट्रीब्यूशन ये है। टोटल फाइबर इन माय मील विच आई मेक x1 प्लस x2, वो इनफैक्ट क्या हो गई 0.02 x1 प्लस 0.06 x2। ये टोटल कंट्रीब्यूशन होगी इफ आई यूज x1 पाउंड्स एंड x2 पाउंड्स ऑफ कॉर्न एंड सोयाबीन मील रिस्पेक्टिवली। अब ये एट मोस्ट क्या होनी चाहिए 5%, सो इट मींस दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.05। 5% जो है वो 0.05 होता है, 0.05% ऑफ टोटल मील। टोटल मील में ज्यादा से ज्यादा इतनी फाइबर होनी चाहिए। सो आई विल हैव दिस कंस्ट्रेंट विच सिंप्लीफाइज टू 0.03, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, 0.5 माइनस 0.02 इंटू x1 जो कि 0.03 बनता है, ग्रेटर देन माइनस सिमिलरली 0.05 माइनस 0.06 माइनस 0.01 बनेगा। ये कंस्ट्रेंट मेरा सिंप्लीफिकेशन से बना है। और ऑफ कोर्स वेदर वी आर मेकिंग फूड फीड और नो, तो इसका मतलब है कि नॉन नेगेटिविटी कंडीशन दैट x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है? अब ये मेरे कंस्ट्रेंट्स आ गए, तो मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इस डाइट प्रॉब्लम का वो मैंने यहां पे इस नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ। वी हैव टू मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन g इक्वल्स 0.3x1 प्लस 0.9x2 subject to these constraints, subject to these constraint। अब ये कंस्ट्रेंट जो है, ये कंस्ट्रेंट अगर आप स्टेटमेंट देखें, ये कंस्ट्रेंट स्टेटमेंट में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है, ऑज़ेक फॉर्म्स यूजेस एट लीस्ट
800 पाउंड ऑफ स्पेशल फीड डेली। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेशल फीड जो हम बना रहे हैं x1 प्लस x2, उसकी कम से कम वैल्यू एटलीस्ट 800 पाउंड जरूर बनानी चाहिए। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 वाला कंस्ट्रेंट हमारे पास है, यानी कि कम से कम 800 तो बनानी है। 800 से ज्यादा भी हम बना सकते हैं, 1000 पाउंड्स बना सकते हैं, 1000 पाउंड्स भी बना सकते हैं, 1200 पाउंड्स भी बना सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। सो ये कंस्ट्रेंट जो फर्स्ट लाइन थी उससे आ रहा है। सो दिस इज द how many constraints we have, 1 2 3 and this one non-negativity constraint, 4 constraint and 1 objective function। तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम प्लॉट करेंगे। तो इसकी लाइंस जो है x1 प्लस x2 इक्वल्स 800, ये लाइन प्लॉट करेंगे। 0.21 x1 माइनस पॉइंट, और इट विल बी बेटर कि आप इस सब को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट यू विल हैव 21x1 माइनस 30x3, और ये आपको प्लॉटिंग में इजी रहेगा। बल्कि आप 100 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम 21x1 माइनस 30x3 इक्वल 0। इसको प्लॉट करने से आपको लाइन मिल जाएगी, ये इस कंस्ट्रेंट के कॉरस्पॉन्ड। इस लाइन को प्लॉट करने से आपको लाइन मिलेगी इस कंस्ट्रेंट के कॉरस्पॉन्ड। सिमिलरली 3x1 माइनस x2 इक्वल 0, इस लाइन को प्लॉट करने से आपके पास ये इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। तो ये लाइंस जो है ये हमने प्लॉट की हुई हैं इस फिगर में। ये 0.03x1 ये लाइन है, ठीक है, ओरिजिन से। ये दोनों लाइंस जो हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि बोथ दीज टू लाइंस, इफ आई पुट x1 इक्वल 0, I am having x2 equal 0. Both these constraints passes through origin, origin से पास करते हैं। ये दो लाइंस जो हैं correspond है, ठीक है, this one, ठीक है। अब ये constraint जो है 0.03, ये greater than or equal to होना चाहिए, ठीक है। तो feasible region all the to the right होगा, इस लाइन के राइट पे ये फिजिबल रीजन हो इस कंस्ट्रेंट के लिए। ये लेस देन है, तो ये वाली लाइन है, इसके राइट पे ग्रेटर पॉइंट्स होते हैं, लेस देन ये वाले पॉइंट्स होंगे, ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने एक और, हमें x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 800, ये लाइन है, इसका जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा। So we are having this feasible region. This is the feasible region. अब ये देखें आप, ये feasible region जो है ये unbounded है, लेकिन हमारा ओवर प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का है। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई भी वैल्यू लेके जो है इसको लाइन बना के, और हम कॉस्ट है ना ये z को 0 की तरफ मूव करवाएंगे इस तरफ, और यहाँ पे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, फिजिबल रीजन के। अगर मैक्सिमाइज का ये प्रॉब्लम होता तो वो अनबाउंडेड, ये रीजन ही अनबाउंडेड है, तो वो तो जितना मर्जी आप मैक्सिमाइज कर ले, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल में भी देखा था कि अनबाउंडेड रीजन बन सकता है, ये अनबाउंडेड रीजन है, लेकिन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने 0 ओरिजिन की तरफ मूव करवाना है। वी वांट दैट आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन goes as close as to the origin। सो हम ओरिजिन की तरफ मूव करवाएंगे और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस मूव को, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो स्ट्रेट लाइन जो कि डॉटेड लाइन यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है, इसको आप मूव करवाएं तो ये अल्टीमेटली लेफ्ट करेगा इसी ऑप्टिमम पॉइंट, ये इस कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है। दिस कॉर्नर पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ my this constraint, second constraint and first constraint के इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट किस तरह निकालूंगा मैं, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन, विच इज x1 प्लस x2 इक्वल्स 800 and 21x1 minus 30x2
इक्वल्स 0। यहाँ पे ये x2 है, ठीक है, वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, 3 नहीं है, ये x2 है, ठीक है। तो ये आपका इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन, ये बड़ा इजी है। आप कोफिशिएंट सेम करें, इस इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई करें, अल्टीमेटली आपका ये सोल्यूशन आता है x1 इक्वल्स 470 पाउंड्स। और ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका x1 जो होगा वो इक्वल्स होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, 30 800 इंटू 30, x1 विल बी 800 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 51, ठीक है, जो कि ये नंबर आएगा। सिमिलरली एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में आप x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द x2। रिमार्क में यही लिखा हुआ है कि द ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स x1 प्लस x2 इक्वल्स 800 एंड दिस लाइन विच यील्ड्स x1 इक्वल्स 470.59 pounds and x2 equals 329.41 pounds. The associated minimum cost of the feed mix is, minimum cost जो है x1 और x2 की ऑप्टिमल जो सोल्यूशन सबसे मिनिमम z की वैल्यू दे रहा है, वो जो सोल्यूशन हमने निकाला है x1 और x2 का, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल दें, z की वो मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली पिछली एग्जांपल्स जो हमने दो की हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते थे x1 x2 को, उसको हम कहाँ पुट कर देते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 की वैल्यूज पुट कर देते थे, जो z आता था वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट ये है जो कि तमाम कंस्ट्रेंट्स को डाइटिशियन ने जो बताया हुआ है कि कम से कम एटलीस्ट 30% जो है प्रोटीन होनी चाहिए फीड में, और 5% जो है वो क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, और 800 पाउंड जो है कम से कम हमने फीड रोजाना बनानी है। ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स ज़हन में रखते हुए हमने सॉल्व किया, वी हैव द बेस्ट feasible solution which satisfies all the constraints and which minimize our cost. Let's go to the next problem. Design of radiation therapy. अब ये प्रॉब्लम जो है ये ज़रा मैं क्विकली कर लूँगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये प्रॉब्लम क्या है, इनफैक्ट ये मैं आपको समझा देता हूँ कि खुदा नास्ता अगर किसी को ट्यूमर हो जाए तो रेडिएशन से ट्यूमर्स जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको, उन सेल्स को हम ऑब्सोलेट करते हैं, उनको डेड सेल बनाते हैं, ठीक है। दिस इज़ वन वे ऑफ ऑपरेटिंग द कैंसर। जो है आपका ये फेमिलियर है MRI इमेजेस, और ये हम अल्ट्रा वायलेट रेज और सम अदर मेडिकल रेज जो कि इन्वेंट हो चुकी हैं उनको हम यूज़ करते हैं सेल्स को जो कि इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं कैंसर के, उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन सेल्स जो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी में ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हेल्दी सेल्स भी साथ होते हैं, तो जब हम रेज से ऑपरेट करते हैं तो हेल्दी सेल्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने सुना हुआ है कि कैंसर का जो है पेशेंट होता है, नॉर्मली जब उसको ऑपरेट किया जाता है बाल भी सर के सारे ख़त्म हो जाते हैं, सारे जिस्म के बाल ख़त्म हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें डाटा दिया गया होगा तो हम यूटिलाइजेशन जो है, डोजेज जो है, उसको इस तरह प्रपोज करें कि मैक्सिमम फायदा हो और मिनिमम हमें नुकसान हो। लेट्स सी द प्रॉब्लम। Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area. Bladder area में उसके tumor है। Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance of survival. This care will include extensive radiation therapy. तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जब हम रेडिएशन यूज़ करते हैं तो जो हमारे हेल्दी सेल्स जो होते हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। Tumor cells are typically microscopically interspread among healthy cells. Healthy cells के अंदर ही वो होते हैं। The radiation dosage
throughout the tumor region must be large enough to kill the tumor cell, which are slightly more radiosensitive, yet small enough to spare the healthy cell. यही बता रहे हैं कि वो इतने छोटे होते हैं, सेंसिटिव तो ज़रूर होते हैं रेडिएशन से, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि उनको डिस्टिंग्विश करना हेल्दी सेल से ये बड़ा मुश्किल होता है. At the same time, the aggregate dose to critical tissues must not exceed established tolerance. और ये टॉलरेंस जो है कि ह्यूमन बॉडी की टॉलरेंस कितनी है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, ये एस्टेब्लिश किया हुआ है हमने ह्यूमन बीइंग्स ने. तो रेडिएशन जो हम बीमारी के सोल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसका थ्रेशोल्ड्स जो है ना कि इस वैल्यू से ज्यादा आपने रेडिएशन नहीं देनी. ठीक है, वो हमें पता है, हाँ वो हमने निकाले हुए हैं, उनको एस्टेब्लिश टॉलरेंस लेवल्स हमने कहा है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन दैट कैन बी मोर सीरियस देन द डिजीज इटसेल्फ. और इट्स ट्रू, ये ट्रू भी है कि डिजीज से भी ज्यादा अगर आप केयर ना करें तो डिजीज जो आपको कैंसर पहले है उससे भी ज्यादा डेंजरस आपकी सिचुएशन, हेल्थ की सिचुएशन हो सकती है. For the same reason, the total dose to the entire healthy anatomy must be minimized. तो डोज जो हम दे रहे हैं रेडिएशन की उसको मिनिमाइज हमने करना है. दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन. अब ये टेबल हमें दिया गया है. अब रेडिएशन जो है वो हम दो बीम्स की सूरत में दे रहे हैं. एक अपर बीम होता है, वहां से रेडिएशन देते हैं और नीचे, और एक लेफ्ट या राइट पे बीम होता है. ठीक है, अब ये टेबल जो है ये हमें बता रहा है कि आपका जो है रेडिएशन बीम, अगर हम बीम 1 से रेडिएशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कितने परसेंटेज जो है फ्रैक्शन ऑफ एंट्री डोज एब्जॉर्ब बाय एरिया इन एवरेज जो है ये दिया गया है. बीम 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है दीज कॉलम्स. अब हेल्दी एनाटॉमी मींस हेल्दी सेल्स, क्रिटिकल टिश्यूज जो कि अभी कंप्लीटली नहीं है, ट्यूमर रीजन जो कि इन्फेक्टेड है, सेंटर ऑफ द ट्यूमर जो है बिल्कुल सेंटर जहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है. ठीक है, उसके ऊपर बीम 1, अगर बीम 1 से हम रेडिएशन यूज करें तो एब्जॉर्ब रेशियो जो है एवरेज एरिया में वो ये है 0.4, 0.3, 0.5 एंड 0.6. बीम 2 से अगर करें हम तो 0.5 है, 0.1 है, 0.1, 0.5 है ट्यूमर रीजन में, और सेंटर ऑफ द ट्यूमर में 0.4 है. अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है कि कितना मैक्सिमम डोज जो है वो रेडिएशन की हमें देनी चाहिए. रेडिएशन ऑन टोटल एवरेज डोजेज, और इसका मेजरमेंट जो है किलो रेडिएशंस में हम करते हैं. इट इज लेस देन और इक्वल टू 2.7 फॉर हेल्दी एनाटॉमी, 6 = 6. इसको मिनिमाइज हमने करना है हेल्दी एनाटॉमी के. आप ह्यूमन बीइंग्स को जो है कितनी रेडिएशंस दें. ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कंस्ट्रेंट क्रिटिकल टिश्यूज के लिए 2.7 मैक्सिमम रेडिएशन होनी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड हमने सेट किया हुआ है. और सिमिलरली 6 = 6 ट्यूमर रीजन के लिए होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए फॉर सेंटर ऑफ द ट्यूमर के लिए. ठीक है, तो हमारे दो ही डिसीजन वेरिएबल्स हैं कि x1 में कितनी किलो रेडिएशंस जो है हमें एमिट करनी चाहिए, पास ऑन करनी चाहिए ऑन द बॉडी. बीम 2 से कितनी रेडिएशंस जो है हमें पास ऑन करनी चाहिए. अगर x1 किलो रेडियंस बीम 1 से पास कर रही है, x2 किलो रेडियंस बीम 2 से पास कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, मिनिमाइज z equals 0.4 x1 plus 0.5 x2 subject to
3x1 प्लस 0.1 x2 लेस देन और इक्वल टू 2.7। एटलीस्ट कम से कम 2.7 किलो रेडियंस चाहिए होती है क्रिटिकल टिश्यूज के लिए। ठीक है, इसको इंटरप्रिटेशन इसकी इस तरह 0.5 x1 प्लस 0.1 0.3 0.1 0.5 यहाँ पे भी 0.5 ही है, x2 इक्वल्स 6 होना चाहिए, ये इसके कोरस्पॉन्ड। देन 0.6 सेंटर ऑफ द ट्यूमर के लिए x1 प्लस 0.4 x2 greater than or equal to 6. So this is, and of course non-negativity condition x1 greater equal to 0, x2 greater equal to 0, ये non-negativity condition है। So this is the mathematical model what we are looking for। अब इस मैथमेटिकल मॉडल को हम सॉल्व भी कर सकते हैं ग्राफिकल वे से। लेट्स डू एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल वे। अब ये आप देख लें कि यही मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, 0.4 x1 एंड प्लस 0.5 x2। ये x2 जो है यहाँ पे मिसिंग है और ये कंस्ट्रेंट हमारे होते हैं। इनको जब ग्राफ में प्लॉट करूंगा, सबसे पहले मैं क्योंकि 0.5 एवरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो आई विल हैव 3 प्लस x2 3x1 प्लस x2 इक्वल्स 27, 5 x1 माइनस 5 x2 इक्वल 6, ये x2 है यहाँ पे, 6 x1 माइनस 4 x2 ग्रेटर और इक्वल टू 6। इन स्ट्रेट लाइंस को मैं प्लॉट कर लूंगा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि स्ट्रेट लाइंस किस तरह मैंने प्लॉट करनी है, ये मैंने प्लॉट की हुई है और ये मैंने रीजन भी एरो से आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज मैंने करना है, तो आई विल मूव माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके प्लॉट कर लेता हूं और उसको मैंने मूव करना है ओरिजिन की तरफ। और फिजिबल रीजन जो है वो ये आपका फिजिबल रीजन आ रहा है और फिजिबल रीजन में आपका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस रीजन जो है वो फिजिबल रीजन होगा। और इस फिजिबल रीजन से मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो ऑप्टिमल पॉइंट जो है वो कंस्ट्रेंट, दिस कंस्ट्रेंट एंड दिस कंस्ट्रेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है विच इज 7.5 एंड 4.5। अब अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आप इस पॉइंट को, कंस्ट्रेंट को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि किस तरह निकालना। ये लाइन और ये लाइन जो कि 0.6 वाली, सॉरी यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो ये जो है इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन जो है वो मैं निकालूंगा, इन दो लाइंस का। ठीक है, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकालने से आपके पास ये आपका आ जाता है पॉइंट विच इज ऑप्टिमम एंड फिजिबल और जो कि z को मिनिमाइज करता है। ठीक है, दस द ऑप्टिमल डिजाइन इज टू यूज अ टोटल डोज एट द एंट्री पॉइंट ऑफ 7.5 kiloradians for beam 1 and 4.5 kiloradians for beam 2। ये आपने इसको प्लॉट करके रीजन, फिजिबल रीजन जो है वो चेक करना है कि फिजिबल रीजन जो मैंने आपको बताया वो ही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ बिकॉज हमारा लेक्चर का टाइम ज़्यादा हो गया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ। मैंने आपको प्लॉट सिर्फ दे दिया। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देता होता हूँ। फॉर द डाइट मॉडल, सपोज दैट द डेली अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉर्न इज लिमिटेड। डाइट मॉडल जो हमने सॉल्व किया था ग्राफिकली, उसके लिए लिमिटेड टू 450 पाउंड। 450 पाउंड एक कंस्ट्रेंट चेंज हो जाएगा तो आपने आइडेंटिफाई करना है न्यू सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन। सिमिलरली ये एक सेकंड प्रॉब्लम जो है ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। यू हैव टू फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल आपने बनाना है। मैथमेटिकल मॉडल 2 वेरिएबल्स वाला है, ये प्रॉब्लम है, मैंने स्पेशली पिक किया गया।
तो 2 वेरिएबल्स वाले प्रॉब्लम को वी कैन सॉल्व ग्राफिकली एंड वी कैन ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और हम लास्ट थर्ड लेक्चर के मिड से और आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि ग्राफिकली हम किस तरह जो है सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। अब फॉर योर थिंकिंग मैं एक क्वेश्चन लॉन्च कर रहा हूं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्रेस भी करेंगे कि अगर लीनियर इज दिस नेसेसरी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हों ऑलवेज? ऑब्वियसली नो, द आंसर इज नो। अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, कैन वी यूज द ग्राफिकल मेथड? यू हैव टू थिंक ओवर इट। ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें कोई और मेथड डेवलप करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट लीनियर प्रोग्राम मॉडल्स जो हैं मोर देन 2 वेरिएबल्स के मैं डिस्क्राइब करूंगा, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेटजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी लीनियर प्रोग्राम मॉडल को सॉल्व किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस। अल्लाह हाफिज।